हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए जो हम लोग प्रश्नोत्तर श्रृंखला देख रहे थे, उसमें आज हम आपको हिंदी शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस देंगे। ठीक है। इसके पहले हमने 30 क्वेश्चंस किए हुए थे, अब इसके आगे के थोड़े से रह गए थे, तो वो बाकी बचा हुआ, और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। चाहे ऑनलाइन के हो चाहे ऑफलाइन के हो, सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं और बहुत ही चुन चुन के क्वेश्चंस लिया गया है, इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। एक एक क्वेश्चन की व्याख्या अच्छे से देखिएगा और एग्जाम के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कीवर्ड्स जो हैं, जैसे मैंने आपको संस्कृत में बताए थे, वैसे ही हिंदी में भी हैं, तो उनको भी ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चंस शिक्षण के जो हिंदी के हैं। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं 31 क्वेश्चन। आपका 31 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है। मैंने आपको ट्रिक के रूप में बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, नहीं पर गोला लगाना है, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यंत कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कहता है, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन कहता है कि भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा आपका सही नहीं है। तो भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यंत कठोर रवैया अगर आप नहीं अपनाओगे भाषा के प्रति, तो क्या होगा, गलतियाँ अक्सर होती रहेंगी। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के ही माध्यम से, केवल व्याकरण, तो केवल शब्द हमारे उसमें शिक्षण में क्या होता है, रॉन्ग होता है, गलत होता है। तो इसलिए व्याकरण, केवल व्याकरण से ही नहीं जाना जा सकता है, और भी तरीके हैं। तो इसलिए आपका इसमें राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 32 क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं। तो ये आपका रहा 32 क्वेश्चन। इसमें आप देखिए कि क्या कह रहा है कि भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी, मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें भाषा सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है। तो देखिए, शिक्षक कठोर से कठोर रवैया अपनाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, शिक्षक को कठोर रवैया नहीं अपनाना है, उनको सहज रूप से सिखाना है। और कंठस्थ कराना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। ठीक, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है भाषा प्रयोग की दक्षता, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद का हम देखेंगे 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में क्या कहता है, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि, किस पर बल देता है, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको कहता है कि बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं। फोर्थ ऑप्शन आपको कहता है कि बच्चों को भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। ठीक है।
तो देखिए इसमें 33 जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम, सबसे जो निर्माणकारी उपागम है वो किस पर बल देता है? व्याकरण के नियम जानना, शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। तो एकमात्र केवल ये सारे क्या होते हैं? निगेटिव कीवर्ड होते हैं, तो इनको रॉन्ग कर देना है। इसके बाद देखिए समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बनाना, ये आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे स्वयं कार्य करेंगे, करके सीखेंगे, तो उनको वो ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो ये अवलोकन करना, स्वयं ही नियम बना लेते हैं, तो ये सब जो है पॉजिटिव आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद थर्ड ऑप्शन भी देख लीजिए, बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाना, तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। और बच्चों की भाषा का शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन। इसके बाद देखिए 34 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा कथन है जो भाषा की प्रकृति जिस प्रकार नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। थर्ड कहता है कि भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। और फोर्थ कहता है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ऐसा कौन सा, तो पहले तो निगेटिव में आपको गोला कर देना है, ठीक है, जो भी आपका नकारात्मक है उसको आपको गोला कर देना है। इसके बाद भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, बात तो सही है, ठीक है, ये बात तो सही है। इससे जो है भाषा की प्रकृति का संबंध और मजबूत होगा, तो ये तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर, कहता है कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए निगेटिव पूछ रहा था, तो हमारा ये निगेटिव आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि भाषा कठोरता के व्याकरणिक नियमों का अनुसरण नहीं करती है। थर्ड कहता है कि भाषा एक दूसरे के सानिध्य में बिल्कुल फलती फूलती हैं, ठीक है, एक दूसरे के सानिध्य से ही वो आगे बढ़ती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका इसमें राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो इसमें अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना, पहले तो निगेटिव जो है वहाँ पर राउंड कर लोगे, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना और सुनना। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा जिसकी वजह से नहीं सीखी जाती है, तो वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें देखेंगे, इसमें हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा का व्याकरण सीखना, क्योंकि अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना, तो ये तो प्राथमिक स्तर, देखिए प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, ठीक, तो यहाँ पर हम ज़्यादा व्याकरण सिखाने पर फोकस नहीं करते हैं। प्राथमिक स्तर पर धीरे धीरे हम उनको आगे की तरफ ले जाते हैं, व्याकरण सिखाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर नहीं। तो जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, ये भी आपका राइट मतलब पॉजिटिव में आ जाएगा। मन की बात कहना सुनना, ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा, लेकिन भाषा का व्याकरण सीखना ये आपका उतना सटीक नहीं होगा प्राथमिक स्तर को लेकर। तो इसलिए आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये भी अंडरलाइन करना है कि प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन है फिर उच्च प्राथमिक का है।
तो देखिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक, क्योंकि देखिए कभी कभी ना उच्च प्राथमिक का प्राथमिक और प्राथमिक का उच्च प्राथमिक में भी इंक्लूड कर देते हैं क्वेश्चन, एक का ज्यादा नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों का की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो इसमें क्या कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बोला गया है ना, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या ठीक ठाक है, ये भी। पठन कौशल पर अधिक बल देना, ये भी ठीक है। अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा आंसर और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा समाचार पत्र, इसमें से नई नई चीजें बच्चों को सीखने को मिलेंगी, ठीक। पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, मतलब उसमें जो भी बातें कही गई हैं उसके निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 37 क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है? भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है। तो देखिए मातृभाषा का निषेध तो होगा ही नहीं संप्रेषण परक उपागम, क्योंकि आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में है। और बोलना कौशल पर बल, केवल बोलने पे ही बल देता है, ऐसा नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, फिर भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर। तो देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जब आप संदर्भगत स्थिति से पढ़ते हो, मतलब संदर्भ में चीज़ों को इंक्लूड करके उसके बाद उसका प्रयोग करने के बाद सीखते हो, तो वो जो है भाषा सीखने में वो ज़्यादा बल देती है और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक। तो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, करके सीखते हैं इससे। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, इसमें क्या कहते हैं कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? ठीक, अनिवार्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं कि उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, सही अर्थ ग्रहण करोगे, ठीक है, आपकी भाषा में स्पष्टता आएगी। प्राथमिक स्तर की बात की गई है, ठीक। पहले तो और निगेटिव है ये, तो इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। सेकंड क्या कहता है, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ठीक है। जब आप अपनी अभिव्यक्ति में की कुशलता का विकास करोगे तो इससे क्या होगी, आपकी स्थितियाँ अनुकूल होंगी, ठीक है। तो ये भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, तो ये प्राथमिक स्तर पर इतना ज़्यादा अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, ठीक। तो इसलिए आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मानवीय मूल्यों का विकास बिल्कुल होगा, मानवीय मूल्यों का विकास, ठीक है। तो आपका इसमें 18 क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन आप देखोगे, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जो भाषा की कक्षा है वो उसका माहौल कैसा होना चाहिए? जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, बिल्कुल, ये आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। होना चाहिए ऐसा, जब बच्चों को ज़्यादा बात अपनी बात कहने का और सुनने का अवसर मिलेगा, तब वो अपने मन की बात, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आपका हो जाएगा। जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, ऐसा नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। बच्चों को ज़्यादा अहमियत देनी है। जहाँ भाषा का शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, ऐसा भी नहीं है। दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों, नहीं,
इसमें जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 40 क्वेश्चन कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। सेकंड कहता है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें तो पहले निगेटिव पूछा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे अपने द्वारा बनाए गए नियमों भाषा नियमों के विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं, सही बात है। छोटे बच्चे हैं ना, तो वो तो इतना कुछ तो करेंगे ही। सेकंड कहता है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है, बिल्कुल होती है। बच्चों की मातृभाषा कक्षा में प्रयोग, बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। एनईपी 2020 आपको क्या कहता है कि मातृभाषा के साथ ही शिक्षा देना है बच्चों को। जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो अपनी मातृभाषा को अर्जित करके आता है, तो इसलिए हम स्कूल की शिक्षा को मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाएंगे। तो ये आपका मतलब वो निगेटिव पूछा है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बात सही है ये। तो देखिए ये थर्ड ऑप्शन उस क्वेश्चन में निगेटिव पूछा था, उसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। किस पर? औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उससे प्रगति पत्र में दर्ज करना, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी साझा करना, उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, भाषा के अभ्यास में बुद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की बात पहले तो की जा रही है और कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर किस पर ध्यान देना चाहिए। क्या औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और इसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, ये जरूरी है, या फिर सेकंड ऑप्शन एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना और उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी साझा करना। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये शिक्षार्थियों के हित में है कि निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी साझा करना, उसे शिक्षार्थियों उनके माता पिता के साथ साझा करना, ताकि उनके बारे में पता चल पाएगा कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, वो सीखने में क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन कहता है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। अन्य भाषा एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो पहले देखिए ये राइट रॉन्ग हो जाएगा। अधिक अंक प्राप्त करना नहीं, ये तो निगेटिव हो जाएगा ना आपका, तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। अन्य विद्यार्थियों के साथ ना, तभी तो वो जो है सीखते हैं, बहुभाषी होते हैं। कक्षा बहुभाषी कैसे होती है? अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग जगह से आते हैं, सभी के भाषाओं का समावेश होता है। राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है यहाँ पर, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, अन्य भाषा एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में सहायता होती, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान, बहुभाषी बच्चों का ज्ञान, मतलब बहुभाषिकता की बात हो रही है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। कैसे? वो जो है अन्य भाषा में नए विषयों को आसानी से सीखने में सहायक होता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 42 में फर्स्ट ऑप्शन राइट।
कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी, ठीक है, कुछ गलतियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं, इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रहे हैं। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम के संकेतक है। एक शिक्षिका के रूप में उससे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं होती हैं, ठीक। तो देखिए कक्षा 3 की बात हो रही है, मतलब प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात की जा रही है कि विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया। क्या महसूस किया? क्या बच्चे लापरवाह हैं एवं वे त्रुटियां करते हैं? ऐसा नहीं है। बच्चे त्रुटियां करते हैं, हम दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वो उन्हें मानदंड दे रही है? नहीं। देखिए इसमें जो है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं एवं उनके अधिगम के संकेतक है क्योंकि बच्चे जो है वो गलती करके ही सीखते हैं, ठीक है। कोई भी हो वो गलती कर कर के ही सीखता है और बड़ा होता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं, वो उसके साथ ही रहती हैं, ठीक है, स्वाभाविक है। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उसको आप सुधार दोगे तो वो सही हो जाएंगी। और उनके अधिगम की संकेत मतलब सीखने में संकेतक हैं, संकेत कर रही हैं कि वो जो है वो सीख रहे हैं। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक शिक्षिका के रूप में इसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ऐसा नहीं है कि आप उसको ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 44 वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, जहाँ भी आपको सामाजिक अंतःक्रिया दिखाई दे आप समझ जाना कि वाइगोत्स्की की बात हो रही है। वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा को सीखते हैं, ठीक। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चे अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं, अकेले बैठकर वो नहीं सीख पाएंगे, उनका अधिगम किसी तरह से नहीं होगा। ऐसी पाठ योजना बनाएं, ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल की जाए, ठीक, शामिल की जाए। अंतःक्रिया से बचने के लिए नहीं, अंतःक्रिया से बचने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग, बिल्कुल नहीं, दंड का विधान तो करना ही नहीं है। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके, बात सही है ये। जब बच्चे अंतःक्रिया करके सीखेंगे तो सभी एक साथ सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उनकी अधिगम प्रक्रिया तेजी से होगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस विषय में कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। फोर्थ ऑप्शन राइट। 45 क्या कहता है कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षा होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए आपको कि नज़रअंदाज कर दोगे विद्यालय की भाषा को? विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षक शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज कर दोगे? नहीं, ये तो राइट मतलब रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि निगेटिव कीवर्ड है। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए ना कि विद्यालय में? नहीं, ऐसा भी नियम नहीं है कोई कि घर में ही बोलना चाहिए। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। ऐसा क्या है क्या? नहीं, भाषा में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, नहीं। बार बार बहुभाषिकता की बात हो रही है तो एकल विद्यालय तो गलत हो जाएगा। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
क्योंकि उसी में वो अपनी बातें रख पाएंगे। ठीक, क्योंकि वो जब आते हैं तब उनको वैसी लैंग्वेज नहीं आती जैसा हम चाहते हैं, वो अपनी मातृभाषा के साथ अर्जन करके वो स्कूल में आते हैं। ठीक, तो इसलिए उनको उनके हिसाब से अभिव्यक्ति करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उनके विचारों को सम्मान भी देना चाहिए। 46 क्वेश्चन कहता है कि भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। देखिए, रॉन्ग, शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पहले ही इसमें शिक्षक का कार्य कम होता है, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। गलत बात है। जब टीचर जो है हर एक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाएगा तो वो किस काम का टीचर। तो शिक्षक को हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। कक्षा की जो भी क्रियाएं हैं वो हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए, कैसा बच्चा है, वीक है, फिर तेज है, जैसा भी है उसके हिसाब से आपको क्लास में कार्य देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अर्थपूर्ण कार्य, सहायता करके सीखना, ये सब पॉजिटिव की तरफ ले जाता है ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा। यह अपने बीच अधिक अंक प्राप्त करना नहीं, ये कहीं का वो नहीं है, विधान नहीं है कि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है, नहीं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सकता है। और आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑनलाइन क्वेश्चन है, आई थिंक जनवरी का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का। 47 क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक को भाषा पढ़ने समझने में कठिनाई हो रही है। यह डॉट 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 का लक्षण हो सकता है। भाषा को पढ़ने में कठिनाई हो रही, पहले तो इसको अंडरलाइन करोगे, पढ़ने में कठिनाई, तो गणना करने की क्षमता डिस्कैलकुलिया कहलाता है, कैलकुलिया होता है, डिस्कैलकुलिया। लिखने की क्षमता डिस्ग्राफिया होता है, प्रयोग अभ्यास करने की क्षमता डिसोकिया, और पढ़ने की क्षमता डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। लिखने से संबंधित होता है पढ़ने की क्षमता डिसलेक्सिया। ठीक, तो यहाँ पर ले है ना, तो इसका उल्टा कर लेना, पढ़ना। ठीक, ले से लिखना होता है, लिखने का उल्टा कर लो, पढ़ना। तो ये आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको जैसे समझ में आता है वैसे करिए। मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे ही करती थी, इसलिए मुझे याद है अभी तक, इसलिए आप भी कर सकते हो, ऐसा बता रही हूँ मैं। बाकी आपकी कोई ट्रिक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। 47 में 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये देखिए, सत्र के अंत में नहीं, सतत और व्यापक आकलन की बात की जा रही है। CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक, और ये CBSE और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए, सत्र के अंत में नहीं। तो इस हिसाब से तो ये तो गलत हो गया। और राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, तो राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है कि आकलन विद्यालय आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करनी चाहिए, वर्ष में एक बार नहीं आयोजित करनी चाहिए। ठीक, बार बार की करनी चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। थर्ड ऑप्शन कहता है सही है, इसलिए क्योंकि आकलन विद्यालय आधारित होनी चाहिए, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। ठीक,
थर्ड ऑप्शन राइट। 49 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या है प्रामाणिक सामग्री? इसके पहले कक्षा में भी मैंने आपको बताया प्रामाणिक सामग्री क्या बताया था। समाचार पत्र हुआ, ये सब चीज़ें, न्यूज़, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आपका समाज जो है प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया गया। भाषा की कक्षा है तो प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया गया समाचार पत्र, ये राइट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, पूरक पुस्तिका नहीं। 50 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। क्या है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री सुनी जानी चाहिए। नहीं, ये रॉन्ग है। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर, बिल्कुल स्तरानुसार जहाँ भी ऐसा हो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि क्लास में हर तरह का बच्चा होता है और वो जो क्लास प्रक्रिया है, पाठ्य की प्रक्रिया है, वो बच्चों को ध्यान में रख के होनी चाहिए। जिस स्तर का बच्चा हो उसी स्तर का की बुक्स, मतलब क्लास की एक कक्षा की बात की जा रही है, मतलब जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी सबके हिसाब से स्तर के अनुसार ही कार्य होता है ना। जिस जिस लेवल का, कोई बच्चा 4th क्लास में तो 4th के हिसाब से उसको बुक्स होती है, 5th में होता है तो 5th के हिसाब से होती है। इसी तरह स्तर के अनुसार और औचित्यपूर्ण तरीके वाली सामग्री होनी चाहिए, ये आपका राइट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, नहीं ऐसा नहीं है। सामग्री छोटी सीमित होनी चाहिए, सीमित तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन राइट इसमें। भाषा अर्जन होता है जब इनको व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, जिनसे बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, या फिर जिससे पुरस्कार या दंड बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चा बिना सचेतना के भाषा ग्रहण करता है। व्याकरण के नियम क्या अर्जन में पढ़ाए जाते हैं? नहीं, अर्जन और अधिगम दो बार, मैंने आपको कई बार बताया है कि किस प्रकार से भाषा सीखी जा सकती है, एक अर्जन और एक अधिगम। अर्जन बच्चा अपने पास पड़ोस घर परिवार से सीखता है, और अधिगम क्या होता है, बच्चा स्कूल में जाकर स्कूल विद्यालय वातावरण में सीखता है, टीचर से सीखता है। ठीक है, तो ये अधिगम होता है। पुरस्कार और दंड भी इसमें शामिल नहीं है। भाषा के अवसर नहीं है इसमें। बिना सचेतना, उसमें चेतना नहीं होती है। ठीक है, बच्चा बिना सचेतना के भाषा ग्रहण करता है। जो सुना उसने उसको ग्रहण कर लिया, उसको उतनी समझ नहीं होती है। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको उतनी समझ नहीं होती, देख कर क्या हो रहा है उसी से वो सीख लेता है। ठीक, तो यही आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन कहता है कि भाषा के उत्पादक कौशल हैं, क्या क्या हैं? उत्पादन और ग्रहणात्मक दो कौशल होते हैं। ठीक, उत्पादन, उत्पादन में क्या आता है, देखिए, उत्पादन में भाव विचार की अभिव्यक्ति होती है, किसके द्वारा? वाचन के द्वारा और लेखन। ठीक, इसके बाद एक क्या होता है, ग्रहणात्मक। इसमें क्या होता है, ग्रहणात्मक में श्रवण होता है और पठन होता है। ठीक, भाषा के उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं? तो उत्पादक की बात हो रही है, तो उत्पादक में क्या होगा, वाचन और लेखन होता है। ठीक, ग्रहणात्मक में श्रवण और पठन होता है, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो कैसी जो है परंपरा है, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, बच्चों को बाल केंद्रित दी जानी चाहिए। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा विपरीत, कैसे विपरीत होंगे, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। अर्थपूर्ण क्या है, ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। ठीक, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है वो ही
गतिविधि ठीक होती है। इससे क्या होता है, बच्चों को अभिप्रेरणा मिलती है, प्रेरित होते हैं बच्चे। वयस्क द्वारा बनाई गई नहीं, बच्चों द्वारा बनाई गई, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो। अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण नहीं, अध्यापक के लिए नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा हो मतलब होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बाद 54 क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, प्रभाषिकता या फिर दक्षता स्तर। तो देखिए, द्विभाषी बच्चों की बात हो रही है, मतलब दो से अधिक भाषाएं या फिर दो भाषाएं जानने वाले। हाँ सॉरी, द्विभाषी, ये दो से ज़्यादा मतलब बहुभाषी हो जाएगा। ठीक है, दो भाषा को जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 में कि मतलब संकेत बदलना। इसमें क्या हो जाएगा? संकेत बदलना। बोलते समय दो भाषा को मिलाना, यही होता है संकेत मिश्रित। 1 मिनट। इसमें ये दो में ये सेकंड वाला राइट होगा, संकेत मिश्रित होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? 54 क्वेश्चन में राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा, संकेत मिश्रित करना। ठीक है, बच्चा जो होता है वो बोलते समय दोनों भाषाओं को मिलाकर बोलता है, तो यही होता है संकेत मिश्रित भाषा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं, जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारण मापिनी। तो देखिए, रूब्रिक्स होता क्या है? ये एक प्रकार का आकलन उपकरण है। इसमें लिखित और मौखिक दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के छात्र के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को ये इंगित करता है। ठीक, इसका यूज जैसे कि आप असाइनमेंट बना रहे हो, ठीक है, कक्षा में कोई भागीदारी कर रहे हो, और समग्र ग्रेड को चिन्हित करने के लिए होता है। तो इसमें आपका विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका, ये रूब्रिक से अलग तरह का क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन है ये, 2022 में आया था, ये 2022 जनवरी का एग्जाम में आया था। तो आज के लिए 55 क्वेश्चन, मतलब कुल 25 क्वेश्चंस थे, क्योंकि 31 से मैंने स्टार्ट किया था। इसके पहले 30 क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में करवाया था। तो इसमें दोनों के क्वेश्चंस, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, और बहुत ही चुन चुन कर क्वेश्चन लिया गया है। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हमारे वैदिक गुरु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो इसके लिए आप मैसेज कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु नाम से है, हमारी प्रोफाइल पर मिलेगा वो आपको, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आप छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हो उसको अंडरलाइन करो, कहाँ गलती हो रही है, और फिर इसको ठीक करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब जो भी पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करते रहो। ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार, आप अच्छे मार्क्स से पास होगे, ये मेरी कामना है। और आपको जैसे कि हिंदी का 30 क्वेश्चन है, तो आपको 25 प्लस ही स्कोर करके मतलब स्कोर करना है। ठीक है, ये आपको अपने ध्यान में रखना है। गद्य पद्य जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है, उसकी ट्रिक भी मैंने बताई है आपको, और भी बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।